कितना अच्छा स्थान है ये। आप यहाँ पर पहले भी आए हैं क्या? हाँ सुजाता, एक बार आया था रमाकांत जी के परिवार के साथ, तो सोचा आज आपके साथ यहाँ पर कुछ समय बिताया जाए। वाह, सही कहा आपने। आपसी समझ, तालमेल और विश्वास से ही कोई भी संबंध चल सकता है, अन्यथा वह एक भार के समान लगता है। सुजाता, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि हमारे पाठ्यक्रम में शुद्ध भारतीय इतिहास को रखा गया होता तो कला के छात्र भी विज्ञान को सरलता से समझने में सक्षम हो सकते थे। सुजाता जी, यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी ने हमारे कॉलेज में आने का कार्यक्रम रखा और हमारे डायरेक्टर सर ने मुझे इस विशेष प्रस्तुति के लिए नामांकित किया। इसका सारा कॉन्फ्रेंस हॉल में ही आएंगे। सर, क्या मैं एक बात जान सकता हूँ? जी पांडे जी, पूछें। सर, आपने इस प्रस्तुति के लिए मेरा नाम ही क्यों नामांकित किया? हमारे संस्थान में मुझसे भी श्रेष्ठ एवं योग्य आचार्य हैं, उनको भी तो आप इस कार्य के लिए कह सकते थे। कहीं ऐसा में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। सही कहा तिवारी जी आपने। वास्तव में हमारे जीवन की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण हमारी प्रस्तुति का समय से पूर्व भावनात्मक प्रदर्शन होता है। सत्र लेंगे। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार सर, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर भेंट कर पा रहा हूँ। आपके विषय में मैंने बहुत चर्चा सुनी है और हमारी नई योजना के अंतर्गत हमें आपके जैसे ही विचारों वाले बुद्धिजीवियों की आवश्यकता है, के लिए तत्पर हो सके। ठीक है पांडे जी, बहुत आनंद आया आपके साथ। मैंने जैसा आपके विषय में सुना था, आप उससे कहीं अधिक प्रतिभावान और योग्य आचार्य हैं। मैं आपका नाम अपनी नई समिति के लिए नामांकित कर रहा हूँ। सुजाता, आज मैं पूरे शांत भाव से तुमसे यह जानने के लिए बैठना चाहती हूँ कि तुम वास्तव में अपने समय का सदुपयोग किस प्रकार से करती हो और साथ ही अपने पारिवारिक जीवन के साथ संतुलन किस प्रकार से बना लेती हो। लता, यह तो बहुत सरल सी बात है, परंतु इसके लिए हमें कुछ कौशल को अपने भीतर पैदा करना होगा। यह कौशल ही हमें योग्य बनाएगा, जिससे हम आने वाले समय को पढ़ने योग्य बन जाएंगे। सुजाता, यदि ऐसा हो जाता है तो वास्तव में यह आश्चर्य की बात होगी, परंतु इससे पहले एक प्रश्न मस्तिष्क में आता है कि क्या हम अपने जीवन को सही अर्थों में सफल बना पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी कई प्रकार के प्रेरणादायक वचनों के साथ हमें उत्साहित करने का प्रयास करते रहते हैं। धरातल पर प्रत्येक का परिणाम शून्यता की ओर ही अग्रसर होता है। सही कहा लता तुमने। बाजार में बहुत सारे बुद्धिजीवी कई प्रकार की योजनाओं को हमारे समक्ष रखते हैं और हमारे समय को हमसे बहुत ही चतुराई से छीन कर अपना लाभ कमाते हैं। पिछले 4 वर्षों से मैंने बाजार में ऐसे कई विकल्पों को एवं बुद्धिजीवियों को अपनी प्रस्तुति देते हुए देखा है और बहुत सारे लोगों को मूर्ख बनते हुए भी देखा है। वास्तव में कमी हम लोगों के भीतर ही होती है, जो हम किसी के ऊपर भी शीघ्रता से विश्वास कर लेते हैं और उसे अपना मार्गदर्शक मानकर कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। सुजाता, तुमको ऐसा कब लगा कि हमारा जीवन सरलता से कोई हमसे छीन लेता है और हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो इसका कारक बनती है? लता, हम यह तो जानते ही हैं कि हमारी शिक्षा हमें किस प्रकार की प्राप्त होती है और सामान्य श्रेणी के बच्चों का बौद्धिक स्तर कितना विकसित हो पाता है। ऐसे अपूर्ण छात्र एवं छात्राएं जब बाजार में रोजगार के लिए प्रवेश करते हैं तो उनके समक्ष प्रारंभ से ही कई प्रकार की चुनौतियां उपस्थित रहती हैं। वे उन चुनौतियों का सामना करने का प्रयास भी करते हैं, जिसके लिए वे किसी गाइड अर्थात मार्गदर्शक का साथ लेते हैं, परंतु उनको यह नहीं पता होता है कि उनके मार्गदर्शक के पास कितनी योग्यता उपलब्ध है। समय बीतने के साथ जब उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है तो वे कुछ निराश हो जाते हैं। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण कुछ नकारात्मक होने लगता है। ऐसे लोग ही अपने जीवन को असफल भी मान लेते हैं और सही अर्थों में प्रयास करना छोड़ देते हैं। सुजाता, कुछ ऐसी ही चुनौतियां मेरे साथ भी आई थी जब मैंने अपनी पढ़ाई को समाप्त किया था। कुछ समय संघर्ष करने के उपरांत मुझे एक नौकरी तो मिली, परंतु उसमें वेतन इतना कम था कि मेरे पिताजी ने कहा कि लता, अब और यहाँ पर कार्य मत करो। उन्होंने कहा कि जितना तुम यहाँ पर अपने समय का उपयोग कर रही हो उतना तुमको यहाँ से प्राप्ति नहीं हो रही है। इससे तो अच्छा यही होगा कि कुछ घर पर रहकर ही सीखो।
तो तुम स्वयं ही यह सोचो लता कि जिस स्थिति को तुमने देखा है ऐसी ही स्थिति कितने लोगों के साथ होती होगी। तुम्हारी तरह सभी को पिताजी का ऐसा साथ नहीं मिलता है जो उनको सही समझा सकें। हाँ सुजाता, तुम सही कहती हो, परंतु एक और बात जो मैंने देखी थी कि बहुत सारे लोग ऐसे में ही अपने जीवन को ढाल लेते हैं और अपना जीवन यापन करते रहते हैं। यह तो ईश्वर की असीम कृपा थी जो मुझे इनके जैसा जीवन साथी मिल गया, जिन्होंने मुझे यही कहा कि लता तुम घर को संभालो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। परंतु लता यह सोचो कि रमाकांत जी और पांडे जी के पास जो पद है वह सबको तो नहीं मिल पाता है, और आज के इस खर्चीले समय में कम वेतन वाले लोगों का जीवन कितना कठिन होता है यह संभवतः हम नहीं जान पाते हैं। सही कहती हो सुजाता तुम। तो अब यह बताओ कि हमारे जीवन में किस प्रकार से एक स्वतंत्र भाव आ सकता है। मैं इसको सुनने के लिए उत्साहित हो रही हूँ। लता, किसी भी कार्य को करने से पूर्व हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि हम उस कार्य को क्यों करना चाहते हैं और हमारे पास उसे करने का कितना कौशल विद्यमान है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं अच्छा भोजन बनाती हूँ तो ऐसा संभव नहीं हो सकता कि मैं किसी अन्य कार्य में भी स्वयं को दक्ष बना सकूं। हाँ, यह हो सकता है कि मैंने अपने अभ्यास से कई कार्यों को सीख रखा है और कुछ सीमा तक मेरे पास दक्षता भी आ गई है, परंतु यह सभी के लिए संभव नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में दो ही विकल्प सामने रहते हैं, जिसमें पहला कि मैं अपने जीवन को कुछ ऐसे लोगों के साथ जोड़ दूं जो कुछ अलग कर रहे हैं और करने की प्रेरणा भी दे रहे हैं, और दूसरा कि मैं स्वयं को किसी एक क्षेत्र में निखारने की चेष्टा करूं। यही से हमारे कौशल का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। बात तो तुम सही कर रही हो, परंतु यदि इनमें से कोई भी विकल्प करने में हम स्वयं को सक्षम नहीं मानते हैं तो क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर बात कही है। तो ऐसी स्थिति में हमें हठपूर्वक पहला विकल्प चुन लेना चाहिए। इसके पीछे एक कारण होता है कि जब भी हम एक समूह के साथ जुड़ते हैं तो हमारे पास बहुत सारा बल समूह से मिलना प्रारंभ हो जाता है। हमारे जीवन में जो समय का अनायास रिसाव होता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। परंतु दोनों ही विकल्पों को यदि छोड़ने की सोचे तो हमारा जीवन एक समय के उपरांत हमारे लिए ही एक बोझ के समान प्रतीत होने लगता है। सुजाता, बहुत बड़ी बात कह रही हो तुम, जो वास्तव में तो कड़वी लग रही है, परंतु यही सत्य भी है। तो अब यह बताओ कि क्या तुमने भी कोई दल से अपने आप को जोड़ा था या फिर स्वयं कुछ नया प्रारंभ किया था? लता, यदि तुम्हें सही कहूँ तो पहले तो मैंने एक दल को ज्वाइन किया था, जहाँ पर मैंने यह जाना कि बाजार किस प्रकार से कार्य करता है और हमारा वित्तीय ढांचा किस प्रकार का होना चाहिए। उसके उपरांत मुझे उस दल के मार्गदर्शक में कुछ कमी दिखी जिनके साथ हम कार्य कर रहे थे, और यही कुछ और लोगों को भी दिख रही थी। मैंने यह पाया कि ऐसे ही कई मार्गदर्शक बाजार में हैं जो अपने निजी हित के लिए प्रलोभन भरे वक्तव्य हमारे समक्ष रखते हैं और हमारे समय का उपयोग अपने स्वार्थ एवं निजी हितों के लिए करते हैं। कुछ समय उनके साथ व्यतीत करने के उपरांत मुझे यह स्पष्ट हो गया कि यदि और अधिक समय इनके साथ व्यतीत किया तो मैं और अधिक समय एवं धन की हानि कर लूंगी। तब मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि हम अब अपना स्वयं का एक स्वतंत्र दल बनाएंगे। इसके लिए हमें हमारे एक सहयोगी राधा कृष्ण जी का भरपूर समर्थन मिला। वैसे तो हम उनको बहुत पहले से ही जान रहे थे, परंतु जब उन्होंने अपनी योजना हमारे समक्ष रखी तो हमें लगा कि यह कुछ अलग है। वर्तमान में हम इस योजना पर कार्य कर रहे हैं और हमारा दल कुछ लोगों का बन चुका है। सुजाता, तुम लोग किस प्रणाली पर अपना कार्य करते हो, यह मुझे समझाओ। लता, हम जिस प्रणाली पर कार्य कर रहे हैं उसका नाम है व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सर्वप्रथम यह बताया जाता है कि उसका वास्तविक जीवन किस प्रकार से कार्य करता है और उसे किस प्रकार से समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सेवाओं का लेन देन करना होता है। प्रणाली के प्राथमिक चरण में सभी को कुछ विशेष बिंदुओं से अवगत कराया जाता है जो उसको सामान्य तौर पर पता होने चाहिए, परंतु सूचनाओं के अभाव में वह उनको समझ नहीं पाता है। इसके दूसरे चरण में उसको कुछ विषयों के साथ जोड़ा जाता है जो उसके सामाजिक जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा कुछ भी करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यकता है। तो इसका बहुत सुंदर समाधान यहाँ पर निकाला है हम सभी ने।
हमारे बाजार में कुछ ऐसी प्रणालियां उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से हम अपने वित्तीय ढांचे को सबल बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें अपनी वर्तमान आय एवं खर्चों की समझ होनी आवश्यक हो जाती है। सुजाता, यह तो बहुत ही जटिल कार्य लग रहा है जो शायद बहुत लोगों से हो ही ना पाए। मेरा तो सिर ही घूम रहा है। तुम कैसे कर रही हो, यह तो तुम्हारी विशेषता ही है। अरे नहीं लता, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। पहले पहल सबको यह कुछ जटिल लगता है, परंतु जब यह पता चलता है कि सारा कार्य पहले से ही अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा चुका है तो बहुत आनंद आता है। अच्छा, यह बताओ कि जब तुम्हारा विवाह हुआ था तो उसका सारा प्रबंध किसने किया था? सुजाता, मेरे पिताजी ने इसको 3 चरणों में विभाजित कर दिया था, जिसमें पहला कपड़े एवं आभूषण उन्होंने माताजी के साथ स्वयं ही खरीदे थे। इसमें कभी कभी हमारे चाचा जी और चाची जी का सहयोग भी लिया था। दूसरा, यातायात संबंधी सारा कार्य मेरे मामाजी के परिवार ने संभाला था और अंत में बारातियों के स्वागत सत्कार को हमने एक कुशल व्यक्ति को सौंप दिया था जो हमारे पिताजी के मित्र हैं और उनका यही कार्य ही है। अब तुम ही बताओ कि जो इतना बड़ा कार्य था वह कितनी सरलता से हो गया और किसी ने भी थकावट का अनुभव नहीं किया। जो कार्य जितना कठिन देखने में प्रतीत होता है, वास्तव में वह उतना ही हमसे धैर्य, अनुशासन एवं योजना की मांग करता है। जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो हमें सबसे पहले उसे समझना होता है कि यह कार्य किस स्तर तक जा सकता है और सामान्य तौर पर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। उसके उपरांत उपलब्ध अनुभव के आधार पर कार्य योजना प्रदान की जाती है, जिसके उपरांत उसे करना प्रारंभ किया जाता है। जब कार्य को प्रारंभ किया जाता है तो उस समय बहुत ही गंभीरता के साथ यह देखना आवश्यक हो जाता है कि बदलते हुए परिवेश में हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करते समय आपसी तालमेल और विश्वास का होना आवश्यक होता है। ऐसा करना किसी भी कार्य के लिए अत्यंत कारगर सिद्ध होता है। हाँ, सही कह रही हो सुजाता तुम। तो अब यह बताओ कि हमें किस प्रकार से अपने नवीन जीवन का प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बहुत उत्साह आ गया है और अब मैं भी तुम्हारे दल के साथ मिलकर कुछ नया करना चाहती हूँ। ठीक है लता, मैं आज शाम को अपने दल के प्रमुख से एक बार बात कर लेती हूँ। उसके उपरांत मैं तुमको आगे की कार्य योजना से अवगत करा दूंगी। ठीक है सुजाता, मैं तुम्हारे दल के प्रमुख के निर्णय की प्रतीक्षा करूंगी। अरे देखो सुजाता, शाम के 5 बज गए हैं। बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं चला। ये भी आते होंगे। कह रहे थे कि रमाकांत जी भी इनके साथ आएंगे। हाँ, इन्होंने मुझे बताया था कि हम शाम को एक साथ ही पांडे जी के घर से वापस अपने निवास पर आ जाएंगे। अच्छा लता, तुम कुछ देर बैठो, मैं चाय बना लेती हूँ। सभी एक साथ बैठकर चाय पी लेंगे और उसके उपरांत मिलकर भोजन बना लेंगे। रात को भोजन करके ही तुम रमाकांत जी के साथ अपने निवास पर चले जाना। नहीं सुजाता, धन्यवाद। रात्रि भोजन हम अपने निवास पर ही करेंगे, क्योंकि बच्चे और माता पिताजी निवास पर ही हैं। मुझे उनको भी भोजन बनाकर देना होता है। एक साथ भोजन कभी और कर लेंगे। ठीक है लता, जैसा तुमको ठीक लगे। हमने यह सीखा है कि किसी को भी किसी भी कार्य के लिए कभी बाध्य नहीं करना चाहिए। इससे आपका और आपके परिचित का सम्मान बना रहता है। अच्छा, तुम कुछ देर बैठो, मैं चाय बैठा कराती हूँ। ठीक है सुजाता, मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, शीघ्र ही आना। भाई सुरेश, वास्तव में आनंद आ गया आज जब हमें यह पता चला कि तुमको उस समिति में सम्मिलित कर लिया गया है जो शिक्षा के नवीनीकरण के लिए गठित की जा रही है। तुम शायद नहीं जानते हो कि हमारे पूरे भारत के सभी विश्वविद्यालयों में से केवल 12 लोगों का ही चयन किया गया है, जिसमें सबसे युवा तुम ही हो। भाई रमाकांत, यह तो मुझे नहीं पता है, परंतु ईश्वर की मुझ पर यह बहुत बड़ी अनुकंपा है जो उसने मुझे यह दायित्व सौंपा है। यह एक बहुत बड़ा दायित्व है जिसको निभाने की शक्ति भी मुझे ईश्वर से चाहिए और तुम्हारा सहयोग भी। अवश्य भाई सुरेश, मैं तो क्या, आज हमारे कॉलेज में जिनको भी यह पता चला है वह बहुत उत्साहित हैं और वह तुम्हारा सहयोग करने के लिए तत्पर भी हैं। केवल एक बात ध्यान में रखना कि यह बात बहुत कम लोगों को ही पता है और साथ ही
हमारे कॉलेज के छात्रों को यह पता नहीं है। हाँ, यह प्रोफेसर पाठक जी ने मुझे बता दिया है। मैं भी इन सभी बातों को ध्यान रखूंगा। उन्होंने मुझे अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए कहा है और यह कह दिया है कि शीघ्र ही वह कॉलेज के कुछ आचार्यों की एक समिति का गठन करेंगे जो मेरा सहयोग करेगी, जिसकी अध्यक्षता वे स्वयं ही करेंगे। सुरेश, तुम्हारा परिश्रम और सुजाता का तुम्हारे जीवन में प्रवेश दोनों ही आज अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। हम सभी बहुत प्रसन्न हैं। रमाकांत, देखो, बातों ही बातों में यात्रा का पता ही नहीं चला और हम घर पहुंच गए। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। सुजाता, कृपया द्वार खोलें। कुछ क्षण रुके, अभी आती हूँ। आ गए आप, और आप शायद रमाकांत जी ही हैं। जी नमस्कार। सुजाता भाभी जी नमस्कार। कोई बात नहीं सुजाता भाभी जी, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो रहे हैं। पहली बार मिल रही हूँ, इसलिए ऐसा कह रही हूँ। पांडे जी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। कृपया निवास के भीतर पधारें। तो लता, कैसा रहा आपका आज का दिन सुजाता भाभी के साथ? सच कहूँ तो बहुत आनंद आया आज मुझे। सुजाता के पास जो कार्य कौशल और अनुभव है वह वास्तव में सभी के लिए प्रेरणा का केंद्र है। भाई, क्या बात है सुजाता, आपकी प्रशंसा देखकर मन आनंद विभोर हो गया है। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसा कुछ भी नहीं है, लता तो मेरी प्रशंसा यूं ही कर रही है। सुजाता, तुम हो ही इतनी गुणी कि मैं तो क्या, यदि कोई भी तुम्हारे साथ कुछ समय बिताता है तो वह तुमसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। मैं सभी को एक और प्रसन्नता की बात बताना चाहता हूँ। सुरेश को नई शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। आज हमारे वीसी सर के सामने जो इसने प्रस्तुति की है वह बहुत प्रभावशाली रही और हमारे वीसी सर ने उसी समय सुरेश के नाम का चयन नई समिति के लिए कर लिया। बधाई हो सुरेश भाई साहब आपको। मुझे पता था एक दिन आप एक बहुत बड़े दायित्व को निभाने का कार्य करेंगे। जी धन्यवाद लता भाभी जी। यह आपके सहयोग और प्रार्थना का परिणाम है जो आज मेरे पास यह दायित्व आया है। अरे यह तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आपने मुझे फोन किया था पर यह बताया नहीं। कैसे बताता? मैं आपसे जब फोन पर बात कर रहा था उस समय मेरे कुछ सहयोगी वहां पर खड़े थे जिनको इस विषय में कुछ भी नहीं पता था। तभी मैंने सोचा कि निवास पर पहुंचकर बताता हूं। कोई बात नहीं, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। चलिए मैं सभी के लिए चाय और कुछ नमकीन लाती हूँ। सुरेश भाई साहब आपको बहुत बहुत बधाई। मैं यह तो नहीं जानती कि आपको किस दिशा में कार्य करने के लिए कहा गया है, परंतु जितना मैंने इनसे आपके विषय में जाना है उसके आधार पर मैं यह कह सकती हूँ कि आप कोई विशेष कार्य ही कर रहे हैं। लता भाभी धन्यवाद। मैं कुछ विशेष तो नहीं कर रहा हूं, परंतु वर्तमान समय में हमारे शिक्षा तंत्र को जिस दिशा की वास्तव में आवश्यकता है उसी के लिए मैं प्रयासरत हूं। चलिए सब लोग पहले चाय पीजिए, उसके उपरांत हम कुछ और बातें करेंगे। सुजाता भाभी, जब से आपने सुरेश के साथ अपने जीवन का प्रारंभ किया है इसमें बहुत परिवर्तन मैंने देखे हैं। हमारे पूरे कॉलेज में सुरेश की प्रशंसा तो पहले से ही होती थी, परंतु अब इसकी पर्सनालिटी बदल गई है। धन्यवाद भाई साहब आपके इन सम्मान भरे शब्दों के लिए। मैं तो वास्तव में वही कार्य कर रही हूँ जो मेरे संस्कारों में मुझे मिले हैं। लता, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि समय अधिक हो रहा है और घर पर सभी लोग हमारी प्रतीक्षा भी कर रहे होंगे। चाय तो वास्तव में बहुत स्वादिष्ट थी और यह नमकीन जिसको शायद तुमने स्वयं ही बनाया है खाकर आनंद आ गया। हम जब अगली बार आएंगे तो इसे बनवाकर अपने घर पर भी लेकर जाएंगे। लता, अगली बार ही क्यों? तुम कुछ क्षण रुको, मैं अभी तुमको नमकीन डिब्बे में डालकर दे देती हूँ। वाह सुजाता वाह, क्या बात है, आनंद आ गया। इसे कहते हैं सही समय पर सही निर्णय लेना। अच्छा सुरेश, अब हम चलते हैं। कल शायद मैं कुछ विलंब से कॉलेज आऊंगा, माता जी को मंदिर लेकर जाना है।
इस पूर्णमासी को हम अपने घर पर नवग्रह यज्ञ करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें पुरोहित जी से समय लेना है। तुमको मैं समय पर सूचित कर दूंगा, जिससे तुम सुजाता भाभी के साथ इस यज्ञ में सम्मिलित होने आ जाना। यज्ञ के उपरांत हमने ब्रह्मा भोजन भी रखा है और रात्रि में राम कथा का आयोजन भी किया है। अरे वाह, यह तो तुम बहुत उत्तम कार्य कर रहे हो। मैं सुजाता के साथ अवश्य आऊंगा। चलो ठीक है रमाकांत, अब तुम अपने घर की ओर जाओ, बाकी बातें हम कॉलेज में कर लेंगे। और हाँ, अपने निवास पर पहुंचकर कृपया सूचित अवश्य कर देना। आप कपड़े बदल लीजिए, मैं अब भोजन की तैयारी करती हूँ। ठीक है सुजाता, मैं नहा भी लेता हूँ, उसके उपरांत साथ बैठकर हम भोजन कर लेंगे। अच्छा, एक बात बताएं कि हमारी शिक्षा में ऐसा क्या बदलाव किया जाए जिससे सभी छात्र शिक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत आर्थिक रूप से जीवन को सही दिशा दे सकें। सुजाता, मेरे विचार में शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक को अपने शैक्षिक कार्यों के साथ शोध एवं अनुसंधान करने की आवश्यकता होती है। उसे शिक्षा प्रदान करते समय छात्रों को भविष्य में उसकी उपयोगिता बताने की आवश्यकता होती है। शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत वह अपनी शिक्षा का सदुपयोग बाजार में कर सके, इसकी सही दिशा उसे शिक्षक से मिल जानी चाहिए। वैसे आप बताएं कि आपके विचार में एक शिक्षक को किस प्रकार से अपने छात्रों को प्रशिक्षण देना उचित होता है? मेरे विचार में जैसा आपने उत्तर दिया है वही शिक्षा का वास्तविक आधार होना चाहिए। मैं यह सोचती हूँ कि प्रत्येक छात्र को अपनी प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत बाजार के विषय में जानकारी का होना आवश्यक हो जाता है। जब वह माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की कला आ जानी चाहिए। मैं यह बात अपने पूरे अनुभव से कह रही हूँ। आप सही कह रही हैं। हमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक छात्र को समाज के उन समीकरणों के साथ जुड़ना आवश्यक होता है जिनका उपयोग वह शिक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत करना प्रारंभ करता है। तो आपके विचार में हम किस प्रकार से यह कार्य कर सकते हैं? सुजाता जी, इसके लिए हमें शिक्षा को 3 पक्षों में विभाजित करना चाहिए, जिसमें पहला शिक्षा एवं उसके बदलते समीकरण, दूसरा है प्रदान की जा रही शिक्षा का बाजार में उपयोग, एवं तीसरा है शिक्षा एवं बाजार के मध्य एक सेतु का निर्माण करना, जिससे बच्चे एक निश्चित समय अंतराल पर बाजार में जाएं और बाजार के समीकरणों को समझते हुए धन के प्रवाह को समझ सकें। यह तो बहुत ही सुंदर चित्रण किया है आपने। इसके लिए किस प्रकार की कार्य प्रणाली पर हमें कार्य करना होगा, कृपया यह बताएं। सुजाता जी, विशेष तौर पर हमें बाजार में सभी संस्थाओं को एक श्रृंखला में बांधना होगा और उनको उनकी क्षमता एवं कार्य प्रणाली के अनुसार शिक्षण संस्थानों से जोड़ना होगा। हमारे जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं उनको उनकी शिक्षा के अवधि में ही बाजार के अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। बच्चों को उनकी पढ़ाई करते समय ही योग्य बनाना आवश्यक होगा और शिक्षा समाप्ति के पूर्व ही प्रशिक्षण दे रही संस्थाओं की सहायता से उनको उचित रोजगार से जोड़ना होगा। ऐसा करने से अधिकांश छात्रों को उचित समय पर उनकी पसंद के अनुसार रोजगार प्राप्त हो सकता है और संस्थानों को उनके प्रशिक्षण में अधिक धन व्यय भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छी योजना है आपकी। यदि इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता है तो किसी भी क्षेत्र में अच्छे कर्मचारियों के लिए कोई विशेष संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और अधिकांश युवाओं को सही समय पर सही रोजगार की प्राप्ति भी हो जाएगी। हाँ सुजाता जी, एक और बात यह है कि कंपनी एक्ट 2013 के विषय में जानकारी बहुत कम लोगों को है, जिसमें पहले से ही यह प्रावधान है। यदि इस योजना को लागू किया जाता है तो राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार की बहुत बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। तो कृपया इस एक्ट को मुझे भी आप संक्षेप में समझाएं। भारत में कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के अंतर्गत कंपनियों को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत अपने लाभ का कुछ प्रतिशत सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों में निवेश करना अनिवार्य है, जिसमें शिक्षा भी शामिल हो सकती है। CSR गतिविधियों के तहत कंपनियां कई शैक्षिक परियोजनाओं में योगदान कर सकती हैं, जैसे स्कॉलरशिप प्रदान करना, स्कूल और कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षण सामग्री और उपकरण प्रदान करना।
हालांकि यह निर्णय कंपनी के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपनी CSR गतिविधियों को कैसे और कहां लागू करती है। अच्छा, मैंने इसके विषय में पढ़ा तो था, परंतु मुझे उस समय समझ में यह नहीं आया था। बहुत सुंदर सूचना है यह तो, जिसे यदि गंभीरता से लागू किया जाता है तो हमारे युवाओं को एवं शैक्षिक संस्थानों को बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। चलिए, अब रात अधिक हो गई है, हमें सो जाना चाहिए क्योंकि कल बहुत कार्य करना है। ठीक है सुजाता जी, मैं अब सोने जा रहा हूं, आपसे कल वार्तालाप करूंगा। शुभ रात्रि। जी शुभ रात्रि।